बच्चों आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम का अपना नियम क्या है ये आज हम देखेंगे। बेसिकली अगर बात करें तो जो ओम्स लॉ है वो हमें बताता है, क्या बताता है, ओम्स लॉ की बात करेंगे। ये क्या बताता है, एक रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, क्या बताता है, एक रिलेशनशिप हमको देता है। रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, आई एंड वी। ये आई क्या है, करंट है भाई, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है भाई, करंट है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, जो संबंध होता है, उसको ये ओम्स लॉ बताता है हमें। जरा ओम की बात करें। ओम्स लॉ एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। ये ओम जो नाम दिखाई दे रहा है, इसका पूरा नाम था, एक जर्मन के साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, यानी कि फिजिक्स के ज्ञाता थे, धुरंधर थे, जिनका पूरा नाम था, यहाँ पर पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ये जर्मन के फिजिसिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट, यानी जर्मनी के रहने वाले, फिजिक्स के धुरंधर थे, फिजिक्स के ज्ञाता थे, फिजिसिस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया 1828 में, ठीक है, इतना समझ रहे हो आप, 1828, लगभग 200 साल पहले, ठीक है, 200 ईयर्स अगो, क्योंकि अभी हम कहाँ पर हैं, 2026 में हैं। इस 26 में 2 जोड़ा जाएगा तो 28 हो जाएगा ना। तो लगभग क्या है कि 200 साल पहले की बात है। ये जॉर्ज साइमन ओम ने अपना एक नियम दिया, जिससे हमें ये पता चल पाया कि जो आई है यानी करेंट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, ये पता चल पाया। अब संबंध को कैसे स्थापित करते हैं, कैसे संबंध यहाँ दिखाएंगे, ये ज़रा समझते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने संबंध तो दिया, लेकिन संबंध के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बताया कि भाई किसी कंडक्टर के भीतर, ठीक है, किसी कंडक्टर के भीतर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर के 2 एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current flowing थ्रू इट। उस कंडक्टर के भीतर जो करंट फ्लो कर रही है उसके प्रोपोर्शनल होता है कौन सा, अपना ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी कंडक्टर के 2 एंड के बीच में। मान लिया एक कंडक्टर हम बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब वायर है, ठीक है। अब इसके क्रॉस सेक्शन से चार्ज बह रहे होंगे, चार्जेज की वजह से करंट भी होगी। 2 एंड हो गए कि नहीं, एक एंड को ए सपोज कर लेते हैं, दूसरे को बी सपोज कर लेते हैं, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लिया यहाँ पर वी ए सपोज कर लेते हैं पोटेंशियल यहाँ का, और यहाँ का बी बी सपोज कर लेते हैं। और इस वी को हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी ए सपोज कर लेते हैं, वी बी माइनस ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इसको वी सपोज कर लेते हैं। और करंट सपोज दैट हमारे पास करंट बह रही है आई। अब आई करंट की डायरेक्शन भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव एंड है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि एक तरफ अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो इकट्ठा हो जाएंगे, दूसरी तरफ अपना जो पॉजिटिव चार्ज है वो इकट्ठा हो जाएगा। और कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अपना जो है इधर हम नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमने ऑलरेडी इधर दिखाया है ना, और करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है। ये नेगेटिव एंड क्यों बना होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो चुके होंगे, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो चुकी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहे हैं, इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की ये डायरेक्शन है इस कंडक्टर के भीतर। और जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट का क्या होता है भाई, करंट जो है ट्रेडिशनली
इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है तो करंट इधर फ्लो करेगी। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपना V है, करंट कितनी बह रही है, I है। तो कहते हैं ये जॉर्ज साइमन ओम कहते हैं कि जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में, दो एंड्स के बीच में, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई, करंट के। ये करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और जैसे ही जब हम यहाँ से फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे तो इस प्रोपोर्शनलिटी को के साइन को हटाएंगे, बराबर लिखेंगे। तो ऐसे ही जैसे इसको हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखेंगे जो यहाँ पर होता है R, जो यहाँ पर R लिखा जाएगा। R क्या है भाई, R है अपना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और इसी को कहा जाता है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। और ये रेजिस्टेंस है, इसकी मज़ेदार बात ये है कि ये भले यहाँ पर I और V के साथ आया है लेकिन ये V और I पर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। इसकी वैल्यू V और I पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि V और I दोनों R पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I और V पर, ये दोनों पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो बात आती है कि किस पे डिपेंड करता है, ये रेजिस्टेंस है, ये किस पे डिपेंड करता है, जरा इसको देखते हैं। अगर ये I और V पर डिपेंड नहीं करता है तो दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ये डिपेंड भी करता है, यानी कि जो R है, R डिपेंड्स यानी कि जिन पर निर्भर करता है, ऑन, तो तीन बातें हम लिखेंगे। पहली बात किस पर ये डिपेंड करता है, पहली बात डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है ये अपना ये रेजिस्टेंस, ठीक है, कंडक्टर। दूसरी बात, दूसरी जो पॉइंट है जिस पर ये डिपेंड करता है, दूसरा जो टर्म है या फिर कहें क्वांटिटी है, वो है एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है कंडक्टर के, पूरा लिख दें, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के एरिया पर डिपेंड करता है। तीसरी जो बात है जिस पर ये रेजिस्टेंस यानी कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर आया है वो डिपेंड करता है, वो होता है द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। दो बार ऑफ लिखा जा रहा है ना, कंडक्टर का जो मटेरियल है ना और उस मटेरियल का जो नेचर है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तीन बातें हैं जिस पर ये डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन वाला, और नेचर पर डिपेंड करेगा, जो मटेरियल का नेचर होता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे तो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना वायर का, यही अपना क्रॉस सेक्शन एरिया है। लेंथ की बात करेंगे, ये जो पूरा कंडक्टर का लेंथ है ना, ये लेंथ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा देखते हैं कि ये जो अभी आया है रेजिस्टेंस, ये काम क्या करता है, ठीक है। अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें, काम क्या करता है कि भाई R करता क्या है, ठीक है। एक पॉइंट बनाते हैं कि R करता क्या है। रेजिस्टेंस, अच्छा इसके नाम से ही नहीं पता चल रहा है कि रेजिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि R की बात करेंगे, ठीक है। ये क्या करता है, अपोज करता है। रेजिस्ट का मतलब अपोज करना, इसका मतलब भी होता है इतने का मतलब अपोज करना। ये भी अपोज करेगा, लेकिन किसका अपोज करेगा, देखेंगे, रेजिस्टेंस ओपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को अपोज करता है। ये जो करंट बहती है ना उसका फ्लो कम हो जाए उसको ये अपोज करता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। जहाँ भी रेजिस्टेंस आएगा वो करंट के फ्लो को अपोज करेगा, उसका विरोध करेगा, उसको बहने नहीं देगा। यानी करंट को बहना है तो फिर रेजिस्टेंस को पार करना पड़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस के साथ विरोध उसको जो है समाप्त करना पड़ेगा। जितना कम रेजिस्टेंस अगर कहीं है मटेरियल में तो वहाँ करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा उस कंडक्टर के भीतर।
बात ये समझ में आई। मतलब ये अपोज करता है, इसका सीधा सा काम ये है। बाकी मैथमेटिकल जो हमने वो देखा कि भाई V=IR होता है, ज़रा उस फॉर्मूले के एक बार और उठाते हैं। V=IR आया था, अगर यहाँ से R निकालना चाहें हम तो आएगा क्या भाई, R बराबर क्या आएगा, V/I आएगा। ठीक है, यानी R हमने बताया कि R ना तो V पर डिपेंड कर रहा है, ना ही I पर, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पर, ना ही करंट पर डिपेंड कर रहा है, किसी इन दोनों पर तो डिपेंड करता ही नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब V जो है और I इन दोनों का रेशियो यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये डिपेंड नहीं कर रहा तो मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट होगी हर एक मटेरियल के लिए, हर एक कंडक्टर के लिए, जो कुछ लेंथ जिसकी हो, कुछ एरिया हो, कुछ जो है नेचर उसका अलग टाइप का जो मटेरियल है उसका हो। तो मिला जुला करके R आया था क्या, कांस्टेंट आया था ना, कांस्टेंट आया था कि नहीं आया था। तो जो V/I का रेशियो है ये भी कांस्टेंट होगा। मतलब ये समझ में आया कि जो V और I का रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर V बढ़ता है तो I भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, अगर I घटता है तो V भी उसी के हिसाब से घट जाएगा। मतलब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, R के बराबर, यानी कांस्टेंट होगा। वो R होगा रेजिस्टेंस होगा, जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, शुरुआत में जब हमने इसको डिराइव किया था तब। अब आते हैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक, ग्राफ में हम लेते हैं दो अपना एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है जिस पर हम लेंगे I को, करंट को लेंगे। ठीक है, और जो वाई एक्सिस उस पर लेंगे हम V को, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को। ये ओरिजिन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमें पता है कि जैसे जैसे V बढ़ेगा, हमें पता है ना कि भाई जो V होता है वो प्रोपोर्शनल टू I होता है, I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। मान लिया हमने कुछ एम्पियर करंट पर अपना जो है वोल्टेज है वो कुछ रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ रहा होगा। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पर इतनी करंट पर, मतलब यहाँ पर जो भी करंट होगी उतनी करंट पर अपना जो वोल्टेज है वो ये रहा। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया यहाँ पर। मान लिया थोड़ा सा आगे और बढ़े, करंट की थोड़ी वैल्यू बढ़ाते हैं तो इस करंट पर अपना जो वोल्टेज है वो कुछ ये मिल रहा है। मान लिया कि I1 करंट ये है और इस पर जो है V1 वोल्टेज मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, और जो I2 करंट है उस पर V2 करंट पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। इस तरीके से मान लिया कि ये अपना जो है, ये जो पॉइंट है ये IN करंट है, इस पर VN अपना जो है मिल रहा है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, या फिर कहें वोल्टेज मिल रहा है। ये पॉइंट हो गया इसके लिए। अब इन तीनों चारों पॉइंट को बीच में हमने कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिए हैं, इनको मिलाएंगे यहाँ जीरो से मिलाते हुए ओरिजिन से। अब ये जो देखें, ये जो ग्राफ बन गया हमारा, ये V/IR का ग्राफ है। ठीक है, जिसमें हम आसानी से रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। कैसे, देखें R बराबर V/I है कि नहीं है, और ये जो ग्राफ बना है उसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना दिखाई दे रहा है, थीटा दिखाई दे रहा है। मान लिया थीटा है यहाँ पर। जब हम इसके अंदर आएंगे, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, ये जो ट्रायंगल है, इस पॉइंट को A सपोज कर लेते हैं, इसको O है, और इसको B सपोज कर लेते हैं। इस ट्रायंगल के भीतर देखें जरा, थोड़ा अंदर जाते हैं, इसको देखते हैं। ये ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है, क्या ये 90 डिग्री का ट्रायंगल नहीं है? जब 90 डिग्री है यहाँ पर तो पाइथागोरस थ्योरम आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो थीटा दिखाई दे रहा है, थीटा का टैन लेते हैं, अगर टैन थीटा लिखते हैं तो क्या होगा, यही इसका स्लोप होगा, है कि नहीं? ग्राफ का स्लोप यही होगा टैन थीटा। और टैन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, जो अपना परपेंडिकुलर होता है अपॉन में बेस होता है। ये जो परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है वो क्या है, वोल्टेज वाली लाइन पर मिल रहा है ना, यानी कि V होगा वो तो, और अपान में जो OB है, जो बेस है, वो करंट वाली लाइन पर है, मतलब V/I हो गया। अब V/I बराबर हम जानते हैं कि V/I बराबर R होता है, और यही यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब हमारे कहने का क्या है कि जो ग्राफ है उसका स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर होगा, या फिर कहें जो टैन थीटा निकालते हैं वो अपना रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, V/I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। और यहाँ जो ग्राफ आया है वो क्या आया है, एक स्ट्रेट लाइन आया है, इस बात को भूलना नहीं है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये जो ग्राफ है ये क्या आता है, कर्व आता है कि स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये जो V और I का ग्राफ है वो हमेशा, ये कंडक्टर की केस में हमेशा जो है ये लीनियर आता है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन आता है, इसको लीनियर ग्राफ भी कहते हैं। एक लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब यही हुआ कि सीधी लाइन आती है।
तो बात समझ में आया। यहाँ पर हमने देखा कि जो स्लोप है वही बिल्कुल रेजिस्टेंस के बराबर है, और जो tan थीटा है वो हम स्लोप निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी tan थीटा बोलें चाहे स्लोप बोलें वो रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। जैसे ही ग्राफ दिया है तो ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो tan थीटा है वो तो हमने स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन यहाँ पर हमने यूज़ किया है स्लोप निकालने वाला। स्लोप हमेशा हम कब निकालते हैं, स्लोप हमारे पास कब निकलता है, जब एक लाइन हो और एक्स एक्सिस से जो एंगल दिया है वो अगर पता हो तो उसका tan थीटा कर देते हैं, अपना स्लोप आ जाता है, ये हम जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं। अब ज़रा देखें कि ये जो अपना रेजिस्टेंस है इसको मेज़र कैसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको इरेज करते हैं और मेज़र करने के लिए क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को रख करके और हम एक सर्किट बनाते हैं। ठीक है, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को दिखाते हैं, फिर उसको मेज़र करते हैं। देखें, मान लिया कि एक हमारे पास सर्किट यहाँ पर है, सर्किट में ये रजिस्टर है। ठीक है, अब हमने ये भी बताया आपको कि जो एक रजिस्टर और रेजिस्टेंस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि नहीं, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और जिसके भीतर भी, जिस कंडक्टर के भीतर भी थोड़ा बहुत अपना रेजिस्टेंस होता है कुछ वैल्यू का, उसे कहते हैं रजिस्टर। तो ये रजिस्टर अपना है, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R सपोज दैट है। ठीक है, और इसको हमने क्या किया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। मान लिया ये बैटरी से कनेक्ट किया हमने, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और इसका नहीं, ये पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अपना एक सर्किट बन गया है, बन गया सर्किट जिसमें ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। बड़ा जो टर्मिनल होता है ऐसे लिखते हैं, लाइन बनाते हैं, वो पॉजिटिव होता है, छोटे वाले को नेगेटिव लिखते हैं। इस तरीके से है, इस तरीके से है। अब जो है हमें मेज़र करना है कि ये जो वायर दिखाई दे रहा है इसका रेजिस्टेंस R है, मतलब ये R की वैल्यू पता करना है। ठीक है, कैसे R की वैल्यू पता चलेगी, कैसे पता चलेगी, जब हमारे पास I हो और V हो तभी ना पता कर पाएंगे, तभी ना मेज़र कर पाएंगे। मतलब यहाँ हम अगर मेज़र करना चाह रहे हैं, ठीक है, मेजरिंग ऑफ रेजिस्टेंस का मेज़र अगर हम करना चाह रहे हैं तो वो कैसे होगा भाई, वो कैसे होगा, बिल्कुल जब हम कोई डिवाइस अप्लाई करेंगे, वहाँ लगाएंगे तभी तो मेज़र कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीरीज़ में एक ये अमीटर लगा देते हैं। ठीक है, एम्पियर नहीं, अमीटर लगा देते हैं। अमीटर क्या करता है, ये अमीटर है, इसको इस तरीके से शो करते हैं। अमीटर लगा दिया तो अमीटर क्या करता है, ये करंट को मेज़र करके फटाक से बता देगा। और क्या करना होगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहिए और इस रजिस्टर के अक्रॉस चाहिए। तो क्या करेंगे, इसी रजिस्टर के अक्रॉस में हम पैरेलल में, ध्यान दीजिएगा, जो अमीटर लगता है वो हमेशा सीरीज में लगता है, और जो अगर पोटेंशियल लगता है, ये वोल्ट मीटर लगता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है, तो वो हमेशा हम क्या करते हैं, उस रजिस्टर के पैरेलल में लगाते हैं। तो ये सीरीज में लगा या पैरेलल में लगा, ये क्या है, ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हमने इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। बात आई समझ में। हमने अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया। अमीटर को किस में करना है, आपको सीरीज में हमेशा कनेक्ट करना है, क्योंकि करंट मेजर करना है ना। अगर हम इसको जो है पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, मान लिया यहाँ हमें कनेक्ट कर देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, और होता क्या है कि मान लिया एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाता तो प्रॉब्लम हो जाती कि नहीं। अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में। ठीक है, इसको क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब जो वोल्ट मीटर है वहाँ से वोल्टेज आ जाएगा और ये अमीटर जो है करंट को मेजर करके बता देगा। और फटाक से हम क्या करेंगे, R बराबर V/I से मान लिया वोल्टेज जो दिया वो 200 दे दिया आपको मेज़र करके, और जो करंट है वो 5 एम्पियर की है। ठीक है, तो R हमें पता चल जाएगा कितना होगा। R की वैल्यू होगी, यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, और 40 ये अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा। यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यानी R की यूनिट देखते हैं। यूनिट कैसे आएगी, बिल्कुल जो फार्मूला है जो फार्मूला है वहीं से आएगी, यानी कि R बराबर V/I होता है, V/I। तो V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट कहते हैं, इसका यूनिट वोल्ट होता है, इसका एम्पियर होता है, इसका यूनिट जो है तो हो गया वोल्ट पर एम्पियर हो गया। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर हो गया, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, या फिर वोल्ट और एम्पियर के ऊपर ऐसे माइनस लगा दें, या फिर इसी को कहते हैं हम ओम। ठीक है,
इसी को ओम कहते हैं। 1 ओम यानी कि 1 ओम जो होगा वो 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर 1 ओम की वैल्यू होती है और इसे ओम कहा जाता है। और इसको एक छोटे से साइन से, सिंबल से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। इस तरीके से ऐसे बना देते हैं कछुए जैसा सिंबल, ये ओम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ 40 के बगल में ऐसे बना देंगे, हो गया अपना ओम। ठीक है, मतलब अगर हमें V पता है और I पता है तो आसानी से हम R यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं। रेजिस्टेंस किसका होगा, उस रजिस्टर का होगा, और रजिस्टर क्या होगा, वो कंडक्टर होगा, कोई ना कोई मटेरियल का बना होगा। ठीक है, और ये R की वैल्यू आ गई 40 ओम। ठीक है, तो आज हमने ओम्स लॉ को बहुत अच्छे तरीके से समझा है और यहाँ हमने ये समझा कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये कैसे आता है, ये जो फार्मूला V=IR है, और ये जो R है रेजिस्टेंस है वो किन बातों पर डिपेंड करता है, किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी देखा हमने। इसका यूनिट क्या होता है, एक नया सिंबल आया है जिसे हम ओम कहते हैं, ये कछुए जैसा सिंबल बना करके इसको हम ओम कहते हैं भाई। और सब कुछ हमने जो बेसिक था इसका वो समझा है, यहाँ पर कुछ छूटा नहीं है। यहाँ पर हमने फार्मूला डिराइव किया है V=IR। ठीक है, अब इस फार्मूले से और भी फार्मूले जैसे हम डिराइव कर सकते हैं। V=IR है ना, यहाँ से अगर हम R निकालना चाहें तो अभी हमने बताया कि V/I करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से I निकालना चाहें तो यहीं से निकालना चाहें तो I को यहाँ करेंगे, V के नीचे R कर देंगे। मतलब एक फार्मूला एक को याद रखना है आपको, बाकी फार्मूले आपको ट्रांसपोज करके और फिर उसके बाद निकाल लेने हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इसको ज़्यादा यूज़ करोगे तो हर फार्मूला आपको ऐसे याद हो जाएगा। नहीं याद होता है तो सिर्फ कम से कम एक फार्मूला याद रखें, बाकी को ट्रांसपोज करके यहाँ से हम पता कर सकते हैं। और यही तरीका होता है फिजिक्स में फार्मूला को याद करने का, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले होते हैं। हर एक फार्मूला जो जैसे इसी में से R=V/I आ गया है, I=V/R आ गया है, इसको दोनों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करो, ऊपर वाला याद रखो, बाकी जैसे ज़रूरत पड़ेगी आप R निकाल लोगे, यहाँ से I निकाल लोगे, और V/IR तो है ही। तो इस तरीके से हम जो है अपने एफर्ट को, अपने प्रयास को बढ़ा सकते हैं और कम मेहनत करके हम जो है अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था, आज हमने पूरा ओम्स लॉ को समझा है और ओम्स लॉ के भीतर में हमने वो एक्सप्रेशन निकाला V=IR, और फिर रेजिस्टेंस यहाँ मेजर फैक्टर था और रेजिस्टेंस के बारे में हमने पूरा जानकारी यहाँ पर ली है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, वो किन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, कंडक्टर के किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्या ये V और I पर भी डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है ये, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये V और I पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि V और I इस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का पूरा डिस्कशन जो हमने ओम्स लॉ पर किया है, और आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, हमको कमेंट कर सकते हो, हम जो है उसको आपके डाउट को क्लियर करेंगे।